आज अपन यहाँ पर ऑर्थोपेडिक के अंदर पढ़ेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है वो एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है। अपन यहाँ पे मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन ने पहले यहाँ सबसे पहले पढ़ा था मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद रिकेट्स, ऑस्टियोमलासिया एंड आज अपन पढ़ेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इन सब की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ के नाम से। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, अदर इन्वेस्टिगेशन एंड देन इसके ट्रीटमेंट। ओके, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को अपन ऑर्थोपेडिक के अंदर पढ़ने से पहले अपन इसका नॉर्मल नाम का मतलब जानेंगे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने इसको अलग से लिखा हुआ है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म is when your parathyroid glands create too much parathyroid hormone in the bloodstream. Gland located behind the thyroid at the bottom of your neck. पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ से समझते हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन को बनाती है। ओके, और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो कहाँ पर होती है, ये अपने नेक के बॉटम पे प्रेजेंट होती है और बिहाइंड में प्रेजेंट होती है, थायराइड के बिहाइंड में लोकेटेड होती है। ओके, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, जब मान लो अपनी जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन बना रही है, अगर ये पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन बनाने लग जाती है तो उसे अपन कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मतलब हाइपर हो जाना मतलब उसका ज़्यादा हो जाना है। ठीक है, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब है जो अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैराथायरॉयड हार्मोन बना रही है। ओके, तो अपन बात करते हैं अब इसको ऑर्थो के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिनिकल बोन डिजीज अकर्स इन लेस देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स विद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म फॉर रीजन अननोन। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म tends to present either with bone disease or bone renal stone but not other। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के आधे से भी कम पेशेंट में क्लिनिकल बोन डिजीज होती है। मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के आधे से भी कम पेशेंट के अंदर होती है क्लिनिकल बोन डिजीज। ओके, अननोन रीजन से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या तो बोन डिजीज या फिर रीनल स्टोन के साथ होता है, लेकिन दोनों नहीं। मतलब होगा तो एक के साथ होगा, या तो बोन डिजीज के साथ देखने को मिलेगा या फिर रीनल स्टोन के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन अपन को यहाँ पर दोनों देखने को नहीं मिलेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ कॉमन सी बात आती है पैराथायरॉयड हार्मोन एंड इसके मतलब बोन्स के बारे में। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन एंड बोन के लिए। द पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट डायरेक्टली ऑन द बोन टू रिलीज कैल्शियम इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बाय स्टिमुलेटिंग ओस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथायरॉयड हार्मोन बोन पर डायरेक्टली एक्ट करता है। ओके, और ओस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन है को स्टिमुलेट करके कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देख लिया यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, इसका मतलब तो अपन ने देख लिया कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोन के ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ओस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन क्या होता है, ओस्टियोक्लास्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है टाइप ऑफ बोन सेल। अपन के बॉडी के अंदर कुछ अपन को सेल्स देखने को मिलती है बोन सेल, जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, अपन को ये सब देखने को मिलते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट का यहाँ पर क्या होती है, ये एक लार्ज सेल होती है और ये डिसॉल्व करती है बोन को। डिसॉल्व द बोन मतलब जो बोन है उसका ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, और इसके अंदर अपन को मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, ये डिसॉल्व करती है बोन को। ओके, तो अपन को इसका मतलब समझ में आ गया। जो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो बोन पर डायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट कर रहा है और ओस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन को स्टिमुलेट करके कैल्शियम को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर रिलीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है इट एक्टिवेट्स द एडेनिल साइक्लेज
so that the formation of cyclic AMP is increased, which in turn increases the synthesis of specific lysosomal enzyme. This enzyme break down the organic matrix of bone and release calcium. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो एडेनिल साइक्लेज जो है, तो यह एडेनिल मतलब यह एडेनिल साइक्लेज जो को एक्टिवेट करता है ताकि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन इंक्रीज हो और बदले में स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम के सिंथेसिस को इंक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन एंड इसके बोन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये एंजाइम बोन के ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन और कैल्शियम रिलीज करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं कैल्शियम का। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन एंड बोन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन था जो कि बोन के ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वहाँ पर कैल्शियम का रिलीज हो रहा है, स्टिमुलेटिंग ओस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन। उसके बाद यहाँ पर आता है एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जो ये था वो एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है ताकि जो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया जो बदले में स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते से कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में ही लिखा हुआ है द डिजीज कैन अफेक्ट आइदर सेक्स बट इज मोर कॉमन इन वुमेन्स। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है वो अपन को किसी भी सेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है, मतलब मेल फीमेल्स किसी के अंदर भी अपन को देखने को मिल सकती है, लेकिन अपन को कॉमनली देखने को मिलती है ये वीमेंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आते हैं फॉलोइंग आर द मोर कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अपन को यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपन को जो पेशेंट है उसके अंदर बॉडी पेन होगा, वो अपन को कंप्लेन करेगा कि उसको बॉडी पेन है। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ब्राउन्स ट्यूमर्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, ये सब अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि बोन पेन के बारे में क्या लिखा हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल फीचर। There is tenderness on palpating the bone, especially in the lower limb and back. Pain is usually associated with general weakness, pallor and hypotonia. ठीक है, तो बोन पेन के अंदर अपन को ये देखने को मिल रहा है, जो बोन पेन है वो अपन को यहाँ पे इनिशियल फीचर है, मतलब अपन को इनिशियल स्टेज के अंदर अपन को देखने को मिलेगा जो पेन है वो कॉमन होगा। उसके बाद जब अपन पालपेट करते हैं, बोन को पालपेट करते हैं, तो अपन को वहाँ पर टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। और अपन को कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलती है, ये स्पेशली अपन को देखने को मिलती है लोअर लिम्ब के अंदर एंड जो बैक है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पेन है, पेन के बारे में बात हो रही है। जो अपना जो पेन है वो एसोसिएटेड होता है विथ जनरल वीकनेस, मतलब जनरल वीकनेस भी होगी, पेलर एरिया भी होगा, लेकिन हाइपोटोनिया भी वहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के बारे में। तो फ्रैक्चर्स अकर्स विथ ट्रिवियल इंजरी एंड यूनाइट इन अ डिफॉर्म्ड पोजीशन। कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर आर डोर्सोलंबर स्पाइन, नेक ऑफ फीमर एंड पेल्विस रिम। ठीक है, तो जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है डोर्सोलंबर स्पाइन के अंदर, नेक ऑफ फीमर पर एंड प्यूबिक रेमी पर। ठीक है, तो यहाँ पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो जो अपना पेशेंट है जिसको हाइपरपेराथायरॉयडिज्म है, ठीक है, और उसकी जो बोन है वो भी ख़राब होने लगी है, तो यहाँ पर अगर उसको थोड़ा बहुत भी उसको अगर फोर्स लग जाता है, थोड़ा बहुत भी उसको ट्रॉमा हो जाता है, तो उस कारण से उसको जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब बहुत कम फोर्स में उसको फ्रैक्चर हो जाएगा ट्रिवियल इंजरी में। ठीक है, और जो अगर उसके बाद जो बोन है वो यूनाइट हो गई तो उसके अंदर अपन को डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब जो बोन है वो ठीक से जुड़ेगी नहीं और वो डिफॉर्म्ड पोजिशन के अंदर वो यूनाइट हो जाएगी, मतलब डिफॉर्म्ड पोजिशन के अंदर ही जुड़ जाएगी। ये होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्राउन्स ट्यूमर्स। ये ट्यूमर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज एन एक्सपेंसिव बोन लीजन, अ कलेक्शन ऑफ ओस्टोक्लास्ट्स। तो कॉमनली अफेक्ट द मैक्सिला और मैंडिबल थ्रू एनी बोन में बी अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्राउन्स ट्यूमर के अंदर ये एक्सपेंसाइल बोन लीजन है, मतलब ये फैला हुआ एक बोन लीजन है, कलेक्शन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पर होता है, और यहाँ पे कॉमनली
ये अपन को कहाँ पे देखने को मिलता है? ये कॉमनली अपन को किसी भी बोन के अंदर हो सकता है, मतलब किसी भी बोन को ये अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कॉमनली ये अफेक्ट करता है मैक्सिला और मैंडिबल बोन को। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो कंप्लेंट्स अपन देख रहे थे जो अपन को पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, वो यहाँ पर अपन को एनोरेक्सिया भी देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, नोजिया भी देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, ये सब कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होते हैं पेशेंट के। उसके बाद ओकेजनली रीनल कोलिक्स विथ हेमेटूरिया बिकॉज ऑफ रीनल कैलकुलस में अकर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रीनल जो अपन रीनल कैलकुलस है, तो उस कारण से यहाँ मतलब के कारण रीनल कोलिक्स के साथ अपन को यहाँ पर हेमेटूरिया भी देखने को मिल सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ रीनल कैलकुलस। ठीक है, यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स के बाद आते हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक्सरे एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द लेटरल व्यू ऑफ द स्कल, डोर्सोलंबर स्पाइन, एपी lateral view, both hand epi view, pelvis epi view and x-ray of the regions with symptoms। तो यहाँ पर अपन डिजीज़ है उसका रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए यहाँ पर अपन एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे से एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, तो अपन स्कल का एक्सरे करवाएंगे, तो स्कल का अपन लेटरल व्यू का एक्सरे करवाएंगे। उसके बाद जो डोर्सल लंबर स्पाइन का भी अपन एक्सरे करवाएंगे, उसका एपी व्यू या फिर लेटरल व्यू का एक्सरे करवाएंगे। और बोथ हैंड्स का अपन करवाएंगे तो उसका एपी व्यू मतलब एंटेरियर पोस्टीरियर व्यू लेंगे। पेल्विस का एक्सरे करवाएंगे, उसका एपी व्यू मतलब एंटेरियर पोस्टीरियर व्यू लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं एक्सरे करवा के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉलोइंग साइंस में भी प्रेजेंट, अपन को जो पेशेंट है उसके अंदर कुछ फॉलोइंग साइंस देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये साइंस देखने को मिलेंगे जो उससे अपन को एग्जामिनेशन करने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इरेगुलर डिफ्यूज रेयरफेक्शन ऑफ बोन, इनरेगुलर एंड डिफ्यूज रेयरफेक्शन अपन को देखने को मिलेगा बोन का। उसके बाद यहाँ पर सोल्ट यहाँ पर है पेपर अपीयरेंस अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सोल्ट पेपर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्कल बोन शो अ वेल मार्क्ड स्ट्रिपलिंग बट द ओपेक्यू एरिया आर स्मॉल पिन हेड साइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है पेशेंट के अंदर अपन को सोल्ट पेपर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अभी अपीयरेंस के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा कि जो स्कल बोन है, स्कल बोन वेल मार्क्ड स्ट्रिपिंग जो है वो शो करती है स्कल बोन। ठीक है, उसके बाद बट ओपेक्यू जो एरिया है वो स्मॉल पिन हेड साइज का अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है सोल्ट पेपर अपीयरेंस। तो ये एक साइन है इस डिजीज़ का। उसके बाद यहाँ पर है लॉस ऑफ लेमिना डूरा। तो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले तो कि लेमिना डूरा क्या होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ टूथ socket is made up of thin cortical bones seen a white line surrounding the teeth. This is called the lamina dura. It's get absorbed in hyperparathyroidism. जो लेमिना डूरा है वो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की डिजीज़ के अंदर वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लेमिना डूरा जो है वो क्या होता है, तो जो टूथ सॉकेट है, टूथ सॉकेट थिन कॉर्टिकल बोन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है? जो कॉर्टिकल बोन है, थिन कॉर्टिकल बोन, उससे मिलकर बना हुआ होता है, जिसे टीथ के सराउंडिंग में वाइट लाइन के रूप में अपन देखा जा सकता है। मतलब जो अपन को वाइट लाइन के रूप में देखने को मिलती है टीथ के सराउंडिंग में, वो होती है यहाँ पे लेमिना डूरा। और जो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की जो डिजीज़ है उसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ लेमिना डूरा। जब अपन को यहाँ पे लेमिना डूरा देखने को नहीं मिलेगा टूथ के सराउंडिंग में, तो अपन समझ जाएंगे कि उसको यहाँ पर पैराथायरॉयडिज्म डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद है सब पेरिओस्टियल रिजॉर्प्शन ऑफ द phalangeal is the diagnostic feature of hyperparathyroidism. Absorption may also occur at lateral end of the clavicle. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो फेलेंजियल है, जो फेलेंजियल्स जो अपनी होती है, तो फेलेंजियल का सब पेरिओस्टियल रिजॉर्प्शन है जो होता है वो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का डायग्नोस्टिक फीचर होता है। इस मतलब अपन इस तरह से इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का।
और यहाँ पर लिखा हुआ है डिजॉर्प्शन में आल्सो अकर एट लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, और जो डिजॉर्प्शन हो रहा है वो यहाँ पर क्लेविकल के लेटरल एंड का भी हो सकता है। क्लेविकल मतलब जो कोलर बोन होती अपनी होती ना, उसका लेटरल एंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है यहाँ पर स्पाइन सो सेंट्रल कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी एंड बाइकॉन्वेक्स डिस्क। तो यहाँ पर अपन को साइंस के रेडियोलॉजिकल जो साइन अपन देख रहे हैं ना, मतलब पेशेंट के अंदर जो साइन देखने को मिल रहा है, जो प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर अपन को यहाँ पर जो स्पाइन है, स्पाइन वर्टिब्रल बॉडी एंड बाइकॉन्वेक्स डिस्क जो है उसका सेंट्रल कोलैप्स शो करता है। जो स्पाइन है वो शो करेगा इन दोनों का कोलैप्स। उसके बाद पेल्विस एंड अदर बोन शो कोर्स स्ट्रेशन विथ क्लियर सिस्ट लाइक शेप। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो अपनी पेल्विस है वो एंड जो अदर बोन्स होती है ना, वो पेल्विस एंड अदर बोन्स क्लियर सिस्ट लाइक शेप पर कोर्स स्ट्रेशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होते हैं अपने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन एक्सरे करवाएंगे और कुछ साइन प्रेजेंट होते हैं पेशेंट के अंदर, वो अपन चेक करेंगे। जो कि अपन ने ये सब देखा, ये सब अपन को देखने को मिलेगा, तो अपन समझ सकते हैं कि उसको हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर इन्वेस्टिगेशंस भी आते हैं जिसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा कि सीरम कैल्शियम इज़ हाई, जो सीरम कैल्शियम है वो हाई होगा। उसके बाद जो फास्फेट है वो लो रहेगा, एल्कालाइन फास्फेट है वो हाई रहेगा। उसके बाद यूरिनरी सिक्रेशन ऑफ कैल्शियम इज़ लो, यूरिनरी जो सिक्रेशन होता है उसके अंदर जो कैल्शियम होगा वो लो होगा। एंड डेट ऑफ फास्फेट हाई, और जो फास्फेट्स है वो ज़्यादा रहेंगे। फाउंड ऑन 24 आवर्स यूरिन एनालिसिस। ओके, 24 आवर्स के यूरिन एनालिसिस में अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। अपन ने देख लिया कि हाइपरपैराथायरॉइडिज्म क्या होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, और ये सब देखने के बाद अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे हाइपरपैराथायरॉइडिज्म का। तो इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ द बेसिक कोज, जो बॉडी के अंदर जो बेसिक कोज है उसको अपन को हटाना होगा। उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट देके भी कर सकते हैं, और यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी अपन इसके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है इसके बेसिक कोज के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ द बेसिक कोज इज बाय सर्जिकल इंसिजन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यूज। तो अगर मान लो किसी की बॉडी के अंदर कुछ बेसिक कोज है तो उसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। बेसिक कोज का ट्रीटमेंट, जो बेसिक कोज होते हैं बॉडी के अंदर, उसका ट्रीटमेंट हार्मोन सिक्रेशन टिश्यूज़ के सर्जिकल इंसिजन से किया जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट अपन सर्जिकल इंसिजन से कर देंगे। उसके बाद है ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन of the softened bone from all deforming stress and strain. Once the disease has been arrested and recalcification of bone occurs, the established deformities may be corrected surgically. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के अंदर, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट सभी डिफॉर्मिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है कि सॉफ्ट बोन्स के एडिक्वेट प्रोटेक्शन के लिए है। मतलब एक बार अपन देखते हैं एडिक्वेट जो ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक जो ट्रीटमेंट है, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट सभी डिफॉर्मिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन से सॉफ्ट टिश्यूज़ के एडिक्वेट प्रोटेक्शन के लिए है। और जब मान लो एक बार डिजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है, अपन ने डिजीज़ को एक बार अगर मान लो अरेस्ट कर लिया, और तो उसके बाद बोन का मान लो रिकैल्सिफिकेशन अगर हो जाता है, अगर उसका रिकैल्सिफिकेशन मतलब उसका दोबारा से कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है उस बोन का, जो बोन अपनी डैमेज हुई है उसका, तो अगर रिकैल्सिफिकेशन हो जाता है तो इसे इस्टेब्लिश्ड डिफॉर्मिटीज़, तो जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, डिफॉर्मिटीज़ को सर्जिकल करेक्शन से अपन उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब उसका फिर सर्जिकल करेक्शन अपन कर लेंगे अगर उसका रिकैल्सिफिकेशन अगर मान लो दोबारा स्टार्ट हो जाता है तो। उसके बाद है यहाँ पे यूरोलॉजी ट्रीटमेंट। यूरोलॉजी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रिमूवल ऑफ कैलकुली एंड मेंटेनेंस ऑफ रीनल फंक्शंस।
तो ये जो यूरोलॉजी ट्रीटमेंट है वो कैलकुली को रिमूव करने की तरफ डायरेक्टेड टूवर्ड्स है, और मेंटेनेंस ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन के को मेंटेन करने के लिए अपन यहाँ पे यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट्स है जिस तरह से अपन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के बारे में कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म क्या होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर सकते हैं, अदर इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, एंड इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। और जो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है वो एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।